हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शीला ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और बड़ी होने पर उसको खुद से दूर भेज दिया ताकि वो कोठे की जिंदगी से दूर रहे। पर कब तक शीला कमल को खुद से दूर रखती। इस बार कमल के कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो शीला ने कमल को अपने पास बुला लिया। कमल भी बहुत खुश थी कि इतने सालों के बाद ही सही शीला ने उसे अपने पास बुलाया। तो कमल भी अगली ट्रेन से शीला के पास जाने के लिए निकल गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। रात भर का सफ़र उसने जागते हुए बिताया और सुबह की पहली किरण के साथ ही ट्रेन कमल के गंतव्य स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। कहते हैं ना कि हर एक नई जिंदगी की कभी न कभी नई शुरुआत होती है। शायद आज कमल की जिंदगी की भी नई शुरुआत होने को इस स्टेशन के इंतजार में थी। कमल स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो स्टैंड के पास पहुंची और उसने एक ऑटो वाले से मोल भाव किया। पर जब कमल ने उस ऑटो वाले को अपने जाने का पता बताया तो ऑटो वाले ने कमल को बेहद ही तिरछी निगाहों से देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। शायद ऑटो वाले ने समझा कि जिस पते पर कमल जाना चाहती है, शायद कमल भी उनमें से एक ही है जो अपने शरीर का सौदा करती है। उस ऑटो वाले की ये गलतफहमी ही कमल की ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत करने वाली थी। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर कमल को बैठा लिया और अपना ऑटो चला दिया और ऑटो वाला साइड मिरर से बार बार कमल को देख रहा था और शायद अब ऑटो वाले के कुछ बेगैरत से अरमान हिलोरे मारने लगे थे। अचानक से ऑटो वाले ने सड़क के किनारे ऑटो को रोक दिया और कमल से कहा कि ऑटो में कुछ दिक्कत आ गई है। कमल ने भी उस ऑटो वाले की बातों में विश्वास कर लिया और बेफिक्र होकर ऑटो में बैठी रही। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को कुछ पूर्वाभास होते हैं। कमल को भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि ऑटो को रुके हुए 40 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। अचानक से कमल को ऐसा लगा कि कोई उसके हाथ को पकड़कर ऑटो से बाहर खींचने लगा। कमल अपने बचाव में उसका विरोध कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक नौजवान लड़का मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। तो उसने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। कमल की आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने पूरी ताकत लगाकर कमल को बचाया और उस ऑटो वाले को अच्छा सबक सिखाया। फिर उस लड़के ने कमल से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। कमल ने उसे अपना पता बताया और उसकी बाहों में खुद को सिमटा कर रोने लगी। उस लड़के ने कमल को सहारा दिया और कमल को उसके बताए गए पते पर सुरक्षित छोड़कर आया। कमल ने उस लड़के को अंदर आने को कहा, पर उस लड़के ने हिचकते हुए वहां से रवानगी ले ली। पर उसने कमल से वादा किया कि एक ना एक दिन वो कमल से जरूर मिलने आएगा। प्रतीक, वही लड़का जिसने कमल को सुरक्षित उस बदनाम गली तक छोड़ा था, कि आंखों में आज रात नींद नहीं थी। हाँ, पर हर मिनट में उसकी आंखें बंद होती थी, क्योंकि आंखें बंद होते ही कमल उसकी यादों में आती थी। और यहाँ कमल भी कुछ बेचैन सी थी। शायद बहुत दिनों के बाद हॉस्टल छोड़ने की बेचैनी या इस उम्र में प्रतीक का मिलना। पर कमल का दिल ये मानने को तैयार ना था कि कमल को उस अनजान लड़के की तरफ आकर्षण हो रहा है। इंतजार की ये रात कमल और प्रतीक को बहुत लंबी लग रही थी। ना जाने क्यों, पर शायद प्रतीक और कमल एक दूसरे से इश्क कर चुके थे, लेकिन इस बात से दोनों अनजान भी थे। किसी तरह वो रात तो कट गई और सुबह करीब 6 बजे प्रतीक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। पर आज वो उस हाईवे की तरफ ना जाकर ना जाने क्यों शहर की बदनाम गलियों की तरफ चल दिया। कहते हैं ना, दिल के तार जुड़े हैं तो धड़कनें भी जुड़ेंगी। कुछ ऐसा ही हुआ कमल और प्रतीक के साथ। प्रतीक ना चाहते हुए भी न जाने क्यों आज उस कोठे के सामने ठहर सा गया था, जहां उसने पिछले दिन कमल को छोड़ा था। और कमल भी ना जाने क्या सोचती हुई अपने कमरे की खिड़की में आ गई थी और अपने कोठे के आसपास के नज़ारों को देखने लगी। और उसकी नज़र प्रतीक पर पड़ी। प्रतीक को देखकर पहले तो कमल शर्मा गई, पर फिर उसने प्रतीक को देखकर अपना हाथ हिलाया, जैसे वो प्रतीक का ही इंतजार कर रही थी। और प्रतीक ने भी जवाब में हाथ हिलाया। प्रतीक कमल को देखकर मुस्कुरा उठा और फिर वो अपनी वॉक के लिए चला गया, पर उसकी गर्दन बार बार कमल के घर की तरफ जा उठती थी। शायद मोहब्बत का बीज दोनों के दिल की जमीन में पैदा हो गया था और अब सिर्फ कुछ दिन में ही उस बीज ने दिल में पनपना शुरू कर दिया था। कमल अभी तक शीला के इतिहास से अनजान थी,
पर उसे पता था कि कोठा क्या होता है। शीला भी अभी कुछ ज़्यादा उम्र की नहीं हुई थी, वो अभी कुछ 40-42 साल की स्त्री बन गई थी। आज भी वो उतनी ही सुंदर थी जैसी पहले थी। शीला आज भी अपना शरीर बेचती थी, लेकिन कमल के आ जाने के बाद उसने अपने ग्राहकों की संख्या बहुत कम कर दी थी, क्योंकि शीला चाहती थी कि कमल इस गंदे दलदल में ना जाए, क्योंकि शीला की नज़रों में कमल आज भी बच्ची ही थी और कमल भी इस बात से अनजान थी कि उसकी माँ को पेट पालने के लिए अपने शरीर की नुमाइश करनी पड़ती है। पर जंगल की आग और बदनाम गलियों के चर्चे उड़ते उड़ते कमल के कानों पर भी पड़े, लेकिन कमल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने सुना कि इन बदनाम गलियों में लोग सिर्फ उसकी माँ के लिए आते हैं, तो उसे इस बात का यकीन न हुआ। प्रतीक भी आजकल अपना रास्ता बदल बदल कर किसी न किसी बहाने से कमल को देखने उन बदनाम मोहल्ले के चक्कर लगा लेता था, पर कई बार प्रतीक को कमल नहीं दिखती थी। प्रतीक और कमल जब एक दूसरे को देखते थे तो दोनों एक दूसरे की निगाहों में गुम हो जाते थे। कहते हैं ना, इश्क का मर्ज हुआ तो जमाने को खबर पहले होती है। कमल और प्रतीक की मोहब्बत के चर्चे शहर भर में आम हो रहे थे, पर लोगों के जुबान पर एक बात हमेशा ही रही कि कमल भी उस बदनाम गली की एक तवायफ है। कमल जो इन बातों से अनजान थी, उसने देखा कि एक आदमी जो लगभग उसकी माँ की उम्र का था, उसने शीला से कुछ गुपचुप बातें की और इशारे इशारे में बातें भी खत्म हो गई, पर कमल उनकी बातें समझ ना पाई। उसी शाम को जब अंधेरा हुआ तो कमल ने देखा कि चोरी छुपे वही आदमी शीला के साथ शीला के कमरे में जा रहा है और कमरे का दरवाजा शीला ने बंद कर दिया। कुछ देर कमल वहीं खड़ी थी और मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि शीला की सिसकियां जब उसके कानों में पड़ी तो कमल को समझते देर ना लगी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है, और कमल अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई, क्योंकि उसकी माँ को पेट की खातिर खुद को बेचना पड़ता है। कमल को आज इतना दुख हुआ कि कमल के पालन पोषण के लिए शीला को अपनी इज्जत ना जाने किन किन लोगों के सामने उतारनी पड़ी, और न जाने कितनी रातों को शीला को किसी और के बिस्तर पर सोना पड़ा। पर कहते हैं ना, इंसान की मौत झूठ से नहीं, आधे सच के जहर के कारण होती है, और शीला के तवाइफ बन जाने की हकीकत कमल को नहीं पता थी, इसलिए आज उसे अपनी माँ से घिन आने लगी थी। कमल की आंखों में आंसुओं का सैलाब था तो दिल में सवालों का तूफान, पर कमल ने कुछ देर बाद अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और दिल के सवालों को दिल में ही दफन कर दिया। अगली सुबह बिना किसी को बताए कमल अपना सारा सामान लेकर उस बदनाम गली से निकल गई। ना उसे पता था कि कहाँ जाना है और ना उसने कुछ सोचा था। उसे तो बस अपनी माँ से, इस बदनाम गली से और इस शहर से बहुत दूर चले जाना था। पर कोई था जिसने कमल को जाते हुए देख लिया था। वो उसे रोकना चाहता था, पर कमल को रोकने का कोई बहाना भी नहीं मिल रहा था और कमल को जाते हुए सिर्फ देखता ही रहा। वो कोई और नहीं, प्रतीक था, जो कमल से मोहब्बत करता है। कमल को जाते हुए देखता रहा जब तक कमल उस बदनाम गली से बहुत दूर नहीं चली गई। अब प्रतीक की आंखों के सामने सिर्फ क्षितिज था, जहां आसमां और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। प्रतीक एक पल को तो भाव शून्यता के गर्त में चला गया, पर अगले ही पल प्रतीक इस हकीकत की दुनिया में लौट आया था और प्रतीक की आंखों में कुछ बिखरे से सपने और आंसू ही रह गए थे। कमल भी ना जाने किस राह पर चल पड़ी थी। शायद शून्य की तलाश में वो खुद शून्य हो चली थी। रोते हुए और पैदल चलते हुए वो स्टेशन आ गई थी और बिना टिकट के ही पहली ट्रेन में बैठ गई थी। पर शायद किस्मत उसे उसकी जिंदगी के उस अनजान हकीकत से रूबरू कराना चाहती थी जो आज तक कमल के लिए अनजान थे। ट्रेन में बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, पर ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। कमल उस ट्रेन में बैठे बैठे रोती रही और पिछली रात की हकीकत को याद करती रही। तभी कमल ने देखा कि प्रतीक उसे ढूंढते हुए स्टेशन पर आ गया था। शायद कमल को यकीन था कि उसकी मोहब्बत यूं ही बेकार नहीं होगी, और हुआ भी यही। प्रतीक कमल को लेने आया था। कमल ट्रेन से उतर आई और प्रतीक के गले लग गई। वो प्रतीक से लिपट कर रोती रही और अपने दर्द को हल्का करती रही। प्रतीक भी उसे सहारा दे रहा था, क्योंकि प्रतीक को भी जीने की एक वजह मिल गई थी जो शायद कमल की वजह से थी। प्रतीक कमल को समझा बुझाकर अपने साथ ले आया था, पर कमल का मन नहीं था कि वो वापस कोठे में जाए, इसलिए वो प्रतीक के घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगी। पर कहते हैं ना कि वक्त ही महरम होता है और वक्त ही खंजर भी होता है। प्रतीक के यहाँ रहते हुए कमल को लगभग
3 महीने हो गए थे। इस दौरान कमल ने अपनी नौकरी भी ढूंढ ली। उसने अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढ लिया था। जहर दे देता वक्त मुझे, काश हकीकत न बताता। कमल ने 3 महीनों में प्रतीक को अच्छी तरह से समझ लिया था। कमल और प्रतीक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जल्द से जल्द उन दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का निर्णय ले लिया। शादी के लिए प्रतीक ने मंदिर में सारी व्यवस्थाएं कर ली थी और दुल्हन के लिबास में कमल भी पूनम के चांद की तरह लग रही थी और प्रतीक भी दूल्हे की शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था। कमल और प्रतीक ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया और प्रतीक ने कमल के गले में मंगलसूत्र पहनाकर कमल को अपना नाम दे दिया और कमल ने भी जीवन भर प्रतीक का साथ निभाने की कसम खाई। प्रतीक और कमल जब शादी करके घर पहुंचे तो घर को प्रतीक ने बहुत खूबसूरती से सजाया था। अब प्रतीक और कमल ने अपनी पहली रात सुहाग रात की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और शाम ढलकर रात में बदल गई। रात भी धीरे धीरे अपनी काली जवानी के उफान पर आने लगी थी। कमल सुहाग के सेज पर प्रतीक का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद प्रतीक कमरे में आया तो कमल की बेताबी बढ़ने लगी और कमल की धड़कन भी तेज हो गई। रात गहराने लगी थी। प्रतीक और कमल भी अपनी जिंदगी की पहली रात में डूब गए थे। सुहाग रात के बाद अगली सुबह कमल ने प्रतीक के पैर छुए और बड़े प्यार से कहा, जनाब उठ भी जाइए, या रात अभी और बाकी है। प्रतीक ने भी प्यार से जवाब दिया, जी मैडम, रात तो अभी बहुत बाकी है, पर यह कम वक्त सुबह बड़ी जल्दी हो गई। कमल ने प्रतीक की बातों का मतलब समझ लिया, पर वो ना समझ होकर बोली, अरे जनाब उठ जाइए और फिर कहीं चलते हैं घूमने, क्योंकि रात में फिर थक कर सोना भी है। कल तो रात भर आपने सोने ही नहीं दिया। दिन भर दोनों ने साथ में समय बिताया और शॉपिंग की और बाहर ही लंच करके दोनों देर शाम घर को लौटे। घर आकर कमल ने प्रतीक से बड़े प्यार से पूछा, सुनो ना, एक बात पूछनी है। प्रतीक, हाँ पूछो ना। कमल, तुम जानते हो ना कि उन बदनाम गलियों में मेरी माँ की पूरी जिंदगी गुजर गई और उन्होंने मेरी परवरिश के लिए कितना कुछ किया है। क्या हम भी उन बदनाम गलियों की औरतों की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 3 देखें।